Hello, once again. Starting with the next chapter, chapter number 2 of macro, national income and related aggregates. National income and related aggregates, chapter number 3 के लिए base बनाएगा. It will help in measurement of national income. Chapter 2 deal करता है with various basic concepts. कन्वर्जन्स कैसे होंगे जब आप नेशनल इनकम कैलकुलेट करोगे ना, तो डोमेस्टिक इनकम नेशनल इनकम में क्या अंतर है, अलग अलग एग्रीगेट्स क्या है नेशनल इनकम के, ये सारे हम चैप्टर 2 में ही समझने वाले हैं. अब सुनो, सबसे पहला कॉन्सेप्ट है ट्रांसफर पेमेंट एंड फैक्टर पेमेंट. ट्रांसफर पेमेंट मतलब एक तरफा पेमेंट, किसी को आपने कोई सर्विस नहीं दी उसके बावजूद आपको पैसे मिल गए हैं, तो दैट इज अ काइंड ऑफ ट्रांसफर पेमेंट. दीज आर वन साइडेड पेमेंट्स अगेंस्ट विच सर्विसेज आर नॉट गिवन. और दूसरे तरह के पेमेंट्स हैं फैक्टर पेमेंट्स. फैक्टर पेमेंट्स मतलब वो पेमेंट बेटा जो मिलता है अगेंस्ट दी सर्विस गिवन. तुमने कोई सर्विस दी और उसके बदले में तुम्हें पैसे मिले हैं, तो दैट इज अ काइंड ऑफ फैक्टर पेमेंट. रिमेंबर, 4 तरह की फैक्टर सर्विसेज होती है: लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर. लैंड के बदले में क्या मिलता है? लैंड के बदले में मिलता है रेंट. लेबर के बदले में वेजेस एंड सैलरीज. देन कैपिटल के बदले में मिलता है इंटरेस्ट एंड कैपिटल. और एंटरप्रेन्योरशिप सर्विसेज के अगेंस्ट मिलता है प्रॉफिट. ये चारों जो हैं ये फैक्टर पेमेंट्स है बेटा. याद रखना, केवल फैक्टर पेमेंट ही नेशनल इनकम कैलकुलेशन में यूज किए जाते हैं. फैक्टर पेमेंट बोल लूं या फैक्टर इनकम बोल लूं, एक ही बात है, क्योंकि एक के लिए वो पेमेंट है तो दूसरे के लिए वो इनकम हो जाती है. नाउ कमिंग ऑन टू नेक्स्ट. ये सारी चीजें बेटा ऑलरेडी तुमको नोट्स में देकर रखी हैं, जस्ट गो थ्रू इट. अगला डेफिनेशन है बेटा नेशनल इनकम. नेशनल इनकम का मतलब होता है सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम्स earned by normal residents of a country during an accounting year. Sum total of factor incomes earned by normal residents of a country during an accounting year. टोटल फैक्टर इनकम जो नॉर्मल रेसिडेंट ने कमाई है ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, उसे बोला जाता है नेशनल इनकम. डोमेस्टिक इनकम क्या होती है? सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम्स अर्न्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर. टोटल फैक्टर इनकम जो अर्न की जाती है डोमेस्टिक टेरिटरी के विद इन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर. डिफरेंस दोनों डेफिनेशन में केवल 2 टर्म्स का है. नेशनल इनकम में नॉर्मल रेसिडेंट की इनकम आती है और डोमेस्टिक इनकम में डोमेस्टिक टेरिटरी में कमाई गई इनकम आती है. बस ये ही 2 टर्म्स अलग है, बाकी सारी चीजें आर सेम इन बोथ द डेफिनेशन. तो बेटा मेन डिफरेंस ये 2 टर्म्स का है, तो हमको बेसिकली यही दोनों टर्म्स समझनी है. सबसे पहले पे आते हैं कि नॉर्मल रेसिडेंट्स में कौन आएंगे. बेटा एक सिंपल तरीका है, नॉर्मल रेसिडेंट में वो सारे लोग आते हैं जो जनरली इंडिया में रहते हैं, साल भर से ऊपर वो इंडिया में ही रह रहे हैं और उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट, उनका फाइनेंशियल इंटरेस्ट भी इंडिया में है. तो वो सारे हमारी कंट्री के नॉर्मल रेसिडेंट्स हैं. ठीक है. एनी पर्सन जो आपकी कंट्री में 1 साल से ज्यादा रहे और उसका फाइनेंशियल इंटरेस्ट, इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी आपकी कंट्री में है, उसे बोला जाता है नॉर्मल रेसिडेंट. So normal resident includes citizens of our country who reside in our country for a period greater than 1 year and have economic interest in the country. जो नॉर्मली हमारी कंट्री में रहते हैं, 1 साल से ऊपर रहते हैं और उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी हमारी कंट्री में है, उसे बोला जाता है नॉर्मल रेसिडेंट. सिटीजन्स ऑफ फॉरेन कंट्री, बाहर की कंट्री के सिटीजन्स, अगर कोई वो हमारी कंट्री में आते हैं, वो हमारी कंट्री में 1 साल से ज्यादा रह रहे हैं और उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट अब हमारी कंट्री में है, तो बेटा वो भी हमारी कंट्री का नॉर्मल रेसिडेंट हुआ है. ओके. कोई बाहर का सिटीजन हमारी कंट्री में आया, 1 साल से ऊपर रह रहा है और उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट अब हमारी कंट्री में है, तो वो हमारी कंट्री का नॉर्मल रेसिडेंट माना जाएगा. ओके. बेटा नेशनैलिटी अलग चीज है, सिटीजनशिप अलग चीज है और रेसिडेंशियल स्टेटस अलग चीज है. आप सिटीजन एक से ज्यादा नेशन के भी हो सकते हो. ठीक है. आपको वो सिटीजनशिप क्राइटेरिया पूरा करना पड़ेगा. नेशनैलिटी मतलब जहां पे आपने बर्थ लिया है आप वहां के नेशनल कहलाते हो, तो आप नेशनल एक ही कंट्री के हो सकते हो. ओके. और फाइनली आता है रेसिडेंशियल स्टेटस.
कोई पर्सन कहाँ पे अपना इकोनॉमिक इंटरेस्ट रखता है और कहाँ पे यूजुअली रहता है, उससे डिसाइड होता है रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ दैट पर्सन। अगर कोई बाहर का पर्सन हमारी कंट्री में आता है और हमारी कंट्री में 1 साल से ज्यादा रह रहा है और उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी हमारी कंट्री में है, तो बेटा वो हमारी कंट्री का नॉर्मल रेसिडेंट हो गया। अगर हमारी कंट्री का कोई सिटीजन बाहर जाता है, काम के लिए जाता है और 2-3 महीने में वापस आ जाता है इंडिया, तो अगेन बेटा अगर वो 1 साल से ज्यादा बाहर नहीं रहा है, वो हमारी कंट्री में वापस आया है, तो उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी हमारी कंट्री में ही है और वो 1 साल से ज्यादा हमारी कंट्री में ही रह रहा है, तो इन दैट केस he or she will be regarded as normal resident of India. I think point number 4 है citizens of our country जो बाहर चले जाते हैं for a period less than 1 year, 1 साल से कम के लिए, और उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी हमारी कंट्री में है, तो वो हमारी ही कंट्री के नॉर्मल रेसिडेंट माने जाएंगे। एक और पॉइंट है citizens of our country working in international organization, ये करेक्ट कर लो बेटा, it should be international organization. Citizens of our country working in international organization like IMF, World Bank, etc. उन्हें भी कहा जाएगा सिटीजन ऑफ आर कंट्री। बेटा कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, गवर्नमेंट की ऑर्डर की वजह से बाहर गया है, तो ऐसी सिचुएशन में भी वो हमारी ही कंट्री का रेसिडेंट माना जाएगा। ठीक है। नॉर्मल रेसिडेंट में कौन इंक्लूड नहीं होंगे, नॉर्मल रेसिडेंट में कौन लोग इंक्लूड नहीं होंगे बेटा? जो लोग बाहर जाते हैं घूमने के लिए, पढ़ने के लिए, मतलब एज स्टूडेंट जा रहे हो तुम बाहर पढ़ने के लिए, तुम बाहर घूमने जा रहे हो, एज टूरिस्ट जा रहे हो, तो यू विल नॉट बी रिगार्डेड एज नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ दैट कंट्री। तुम मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए भी जा रहे हो ना, तो यू विल नॉट बी रिगार्डेड एज नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ दैट कंट्री। तो ये सारे लोग नॉर्मल रेसिडेंट नहीं माने जाएंगे हमारी कंट्री के। उसके अलावा एम्बेसीज एंड कॉन्सुलेट्स जो बाहर की कंट्री के हैं, अगर वो हमारी कंट्री में भी सिचुएटेड है, बेटा इंडियन एम्बेसी दूसरी कंट्रीज में होती है और बाहर की एम्बेसीज हमारी कंट्री में होगी। उनके सिटीजन्स को अगर यहाँ कोई तकलीफ गई तो वो उनकी एम्बेसी को कांटेक्ट कर पाए, इसलिए एम्बेसी बनाई जाती है। ओके, तो इंडियन एम्बेसी अगर बाहर है तो वो इंडिया की मानी जाएगी। सिमिलरली अगर बाहर की कोई एम्बेसी है जो इंडिया में सिचुएटेड है, तो वो हमारी कंट्री की नॉर्मल रेसिडेंट नहीं मानी जाएगी, वो उन्हीं की कंट्री की टेरिटरी का पार्ट है। ओके, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस लाइक वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक, बेटा ये सारी ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनेशनल स्टेटस होता है, दे हैव इंटरनेशनल कैरेक्टर, और इसलिए भले उनके ऑफिसेस हमारी कंट्री में हो भी, तो ऐसा नहीं हो जाएगा कि इंडिया की नॉर्मल रेसिडेंट है। Okay, so these three are not considered as normal resident of India. Now coming on to the next definition, that is domestic income. Domestic income का मैंने तुमको बता दिया, ऐसी सारी फैक्टर इनकम्स जो डोमेस्टिक टेरिटरी में कमाई गई है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर, उसे कहा जाता है डोमेस्टिक इनकम। अब बेटा डोमेस्टिक टेरिटरी समझना जरूरी है, उसके लिए डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या इंक्लूड होगा। सबसे पहला बेटा क्या होगा डोमेस्टिक टेरिटरी में, मतलब दिस इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, राइट? आपके पॉलिटिकल बाउंड्रीज के अंदर का एरिया, ऑल द एरिया विद इन दी पॉलिटिकल बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री, जितना भी एरिया पॉलिटिकल बाउंड्रीज के विद इन है उसे कहा जाता है उस कंट्री की टेरिटरी। मतलब ये समझ लो इंडिया का मैप है, ओके, और इसके अंदर का जो भी एरिया है वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी है। ओके, अब बेटा वाटर एरिया का भी डिस्कशन होता है कि वाटर एरिया किसकी डोमेस्टिक टेरिटरी होगी। हमारी कंट्री का पॉलिटिकल बाउंड्री और उसका टेरिटोरियल वाटर जनरली 12 नॉटिकल माइल्स तक माना जाता है कि जितना भी पानी 12 नॉटिकल माइल्स तक हमको सराउंड करेगा दैट विल बी रिगार्डेड एज टेरिटोरियल वाटर, और वो हमारी कंट्री की ही डोमेस्टिक टेरिटरी है। तो पॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर का एरिया और 12 नॉटिकल माइल्स तक का वाटर, मतलब यू डोंट हैव टू रिमेंबर द डेटा, लेकिन टेरिटोरियल वाटर्स बोलते हैं इसे, वो भी हमारी ही कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी है। उसके अलावा बेटा शिप्स एंड एयरक्राफ्ट्स, ऐसे बहुत सारे शिप्स और एयरक्राफ्ट है जो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में टू एंड फ्रो ट्रैवल करते रहते हैं। अब बेटा ये पूरे टाइम हमारी कंट्री की पॉलिटिकल बाउंड्री में तो नहीं है, तो कैसे डिसाइड करेंगे कि ये शिप और एयरक्राफ्ट कौन सी कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी का हिस्सा है और किसकी डोमेस्टिक इनकम में इनकी इनकम ऐड होगी। अगर वो शिप और एयरक्राफ्ट हमारी कंट्री के रेसिडेंट चलाते हैं तो वो हमारी कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी का हिस्सा है, लेकिन वो शिप और एयरक्राफ्ट ऑपरेटर्स दूसरी कंट्री के हैं, फॉरेन कंट्री के रेसिडेंट्स हैं,
तो ऐसी सिचुएशन में वो हमारी कंट्री के डोमेस्टिक टेरिटरी का हिस्सा नहीं माने जाएंगे। तो शिप्स एंड एयरक्राफ्ट ऑपरेटेड बाय रेसिडेंट्स ऑफ आवर कंट्री अक्रॉस डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, वो पूरे टाइम हवा में हैं, इधर उधर पानी में तैर रहे हैं, बट दे आर नॉट विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, इसलिए इनके बारे में क्लैरिफिकेशन देना जरूरी था। उसके बाद बेटा ऐसे बहुत सारे इंटरनेशनल लेवल पे एरिया होते हैं जो अलग अलग कंट्रीज को अलॉट कर दिए जाते हैं। वहां पे वो फिशिंग कर सकते हैं, वहां पे वो ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग ऑपरेट कर सकते हैं, फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म चला सकते हैं। तो ऐसे एरियाज वर्ल्ड लेवल पे जहां पे इंडिया को एक्सक्लूसिव राइट मिला है एक्सट्रैक्शन का, वेयर इंडिया हैज गॉट द एक्सक्लूसिव राइट ऑफ एक्सट्रैक्शन, वो रिगार्ड किए जाएंगे हमारी कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी, भले ही वो किसी भी पार्ट ऑफ वर्ल्ड में सिचुएटेड हो। तो ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स, फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स एंड फिशिंग वेसल्स जो हमारी कंट्री के लोग ऑपरेट कर रहे हैं, अगर हमारी कंट्री को वहां पे एक्सक्लूसिव राइट ऑफ एक्सट्रैक्शन मिला है तो वो हमारी ही कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी मानी जाएगी। ओके। उसके अलावा इंडियन एम्बेसी इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, इंडियन एम्बेसी किसी भी पार्ट ऑफ वर्ल्ड में सिचुएटेड हो वो हमारी ही कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी मानी जाएगी। ठीक है। तो बेटा डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या आएगा ये क्लियर है, और नॉर्मल रेसिडेंट में क्या आएगा वो भी क्लियर है। जस्ट रिमेंबर दिस मच, अगर तुम या मैं, हम इंडिया के नॉर्मल रेसिडेंट हैं, हम किसी भी पार्ट ऑफ वर्ल्ड से पैसा कमाए यार, वो नेशनल इनकम में ऐड होगा। नॉर्मल रेसिडेंट इंडिया से पैसा कमाए, इंडिया के बाहर से पैसा कमाए, वो नेशनल इनकम में ऐड होता है। लेकिन डोमेस्टिक इनकम के केस में डोमेस्टिक टेरिटरी में जो भी पैसा कमाया गया है, भले अब वो रेसिडेंट कमाए या नॉन रेसिडेंट कमाए, वो सारा पैसा डोमेस्टिक इनकम में कंसिडर किया जाता है। ठीक है। तो देयर इज अ थिन लाइन ऑफ डिफरेंस बिटवीन डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम। ओके। अब बेटा ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, और ये तुमको इतना अच्छे से याद करनी है क्योंकि ये हर न्यूमेरिकल में काम आएगी। तो यू नीड टू रिमेंबर दीज 3 गोल्डन रूल्स। ये आई डोंट थिंक डायरेक्टली आएंगे एग्जाम में, लेकिन ये तीनों रूल्स कंटिन्यूअसली यूज होंगे तुम्हारे चैप्टर 3 में, मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम में। नाउ लिसन बेटा, पहला रूल है, अगर आपको ग्रॉस से नेट की तरफ जाना है, इफ यू विश टू मूव फ्रॉम ग्रॉस टू नेट, तो क्या होगा? माइनस होगा डेप्रीसिएशन। बेटा अकाउंट्स वाले बच्चों को तो ये ऑलरेडी पता है, अगर ग्रॉस से नेट की तरफ जाना है तो आपको माइनस क्या करना होगा? डेप्रीसिएशन। बेटा मेरे साथ ये बनाते जाना है नोट्स में। ग्रॉस एसेट से नेट एसेट निकालते हैं तो बेटा डेप्रीसिएशन माइनस करते हैं ना। और सिमिलरली अगर नेट से ग्रॉस की तरफ जाना है, नेट से ग्रॉस की तरफ जाना है तो प्लस होगा डेप्रीसिएशन। नेट से ग्रॉस पे जाने के लिए यू विल ऐड डेप्रीसिएशन। ओके। दूसरा रूल है, अगर डोमेस्टिक से नेशनल की तरफ जा रहा है, अगर डोमेस्टिक से नेशनल की तरफ जाना है तो प्लस होगा एन फीफा। अब बेटा ये क्या है अभी तुम लिख लो, फिर मैं बता रही हूं। और नेशनल से डोमेस्टिक की तरफ जाना है तो माइनस होगा एन फीफा। अब इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज एन फीफा। एन फीफा का फुल फॉर्म है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इज इक्वल टू फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। एन फीफा मतलब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का फॉर्मूला है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। ठीक है। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड समझ रहे हो बेटा? अब तुम डोमेस्टिक और नेशनल इनकम का मीनिंग जानते हो। मतलब ऐसा सारा पैसा जो हमारी कंट्री के नॉर्मल रेसिडेंट ने बाहर से कमाया है, वो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड हो गई। बेटा डोमेस्टिक इनकम में केवल वही पैसा आता है जो डोमेस्टिक टेरिटरी में कमाया गया हो। यहां का नॉर्मल रेसिडेंट कहीं बाहर से पैसे कमा रहा है, ठीक है, तो वो इसमें ऐड ही नहीं हुआ, तो वो इसमें अलग से हमको ऐड करना पड़ेगा। ओके। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज
ऑल दोज इनकम जो हमारी कंट्री के रेसिडेंट ने बाहर से कमाई है, वो डोमेस्टिक इनकम में नहीं आई, तो उसे ऐड कर दो। लेकिन बेटा डोमेस्टिक इनकम में वो सारा पैसा आ गया जो हमारी कंट्री में कमाया है, हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में कमाया है, लेकिन कोई नॉन रेसिडेंट ने कमाया है, वो फाइनली पैसा तो बाहर ही ले जाएगा, तो वो डोमेस्टिक इनकम में एडेड है, तो नेशनल इनकम निकालने के लिए फीटा को हटाना पड़ेगा। तो दैट इज वाई डोमेस्टिक से नेशनल जब जाते हैं तो एन फीफा ऐड करते हैं, और नेशनल से डोमेस्टिक पर जब जाते हैं तो एन फीफा माइनस करते हैं। तीसरा, थर्ड थिंग इज फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस। फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस और मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पर जाने के लिए प्लस होता है एनआईटी, और मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाने के लिए माइनस होता है एनआईटी। एनआईटी का फुल फॉर्म क्या है? नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नेट इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। अब बेटा फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाना है तो सीधी बात है, टैक्स तुमको गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, तो टैक्स हमें ऐड करना पड़ेगा। और क्या माइनस करना पड़ेगा? हमें माइनस करनी पड़ेगी सब्सिडी। ओके, जब मैं फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस की तरफ जाऊंगी तो सब्सिडी डेफिनेटली माइनस ही होती है ना। जैसे एलपीजी सिलेंडर पे अगर सब्सिडी मिलती है तो गवर्नमेंट को उसकी कॉस्ट ज्यादा पड़ती है, लेकिन जब हम मार्केट प्राइस पे जाएंगे तो ये सब्सिडी माइनस हो जाती है और इसलिए हमको सस्ते में मिल जाती है। तो यू शुड बी वेरी क्लियर कि इनडायरेक्ट टैक्स माइनस होंगे, सॉरी ऐड होंगे, और सब्सिडी माइनस होगी। और रिवर्स जाएंगे तो एनआईटी माइनस हो जाता है। अब इसमें एक क्वेश्चन आता है दिमाग में कि फैक्टर कॉस्ट में और मार्केट प्राइस में प्रॉफिट का इंपैक्ट नहीं देंगे क्या? बेटा ध्यान से देखो, ये सिर्फ कॉस्ट नहीं है, इट इज फैक्टर कॉस्ट। और फैक्टर कॉस्ट जो होती है इट इंक्लूड्स एंटरप्रेनर। फैक्टर सर्विस में एंटरप्रेनर भी तो आता है, और एंटरप्रेनर को आप किससे पे करते हो? यू पे हिम विद प्रॉफिट्स। तो कहीं ना कहीं फैक्टर कॉस्ट में प्रॉफिट ऑलरेडी एडेड है, इसलिए यहाँ पे प्रॉफिट का इंपैक्ट नहीं दिया जाता। These three golden rules are extremely important. Domestic से national plus NFIFA, factor cost से market price plus NIT, and gross से net minus depreciation. अब यहाँ पे मैंने तुम्हें 8 एग्रीगेट्स बताए हैं, इसके फुल फॉर्म भी देके रखे हैं। बेटा हमेशा ध्यान रखना, ये 8 एग्रीगेट्स में पहला लेटर जो होता है वो G या N होता है। अगर G है तो ग्रॉस है और N है तो नेट है। पहला गोल्डन रूल से डिराइव हुआ है। दूसरा लेटर डोमेस्टिक होता है या फिर नेशनल होता है। डी या एन होगा तो डी इज फॉर डोमेस्टिक और एन इज फॉर नेशनल। और तीसरा होता है एमपी या एफसी, या तो मार्केट प्राइस होगा या फिर फैक्टर कॉस्ट होगा। ओके, अब ये फुल फॉर्म बनाना बड़े आसान है। जीडीपी एट एमपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, सॉरी जीडीपी एट एमपी है एट मार्केट प्राइस। एनडीपी एट एमपी मतलब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। जीएनपी एट एमपी मतलब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। एनएनपी एट एमपी मतलब नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। जीडीपी एट एफसी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। एनडीपी एट एफसी मतलब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। बेटा एनडीपी एट एफसी इज अ पर्यायवाची टू डोमेस्टिक इनकम। एनडीपी एट एफसी किसका एग्रीगेट है? इट इज द एग्रीगेट ऑफ डोमेस्टिक इनकम। फिर नेक्स्ट है एनडीपी एट एमपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। एंड लास्ट है एनएनपी एट एफसी। एनएनपी एट एफसी का पर्यायवाची है नेशनल इनकम। मतलब अगर तुमसे पूछा जाए ना क्वेश्चन में कि नेशनल इनकम निकालनी है तो तुम्हें क्या निकाल के देना है? एनएनपी एट एफसी। और अगर तुमसे पूछा जाए डोमेस्टिक इनकम निकालनी है तो क्या निकाल के देना है? एनडीपी एट एफसी। ध्यान रखो बेटा, दोनों ही नेट कॉन्सेप्ट है और दोनों ही फैक्टर कॉस्ट पे निकाले जाते हैं, बस दोनों में अंतर दूसरे टर्म का है। एनडीपी एट एफसी मतलब डोमेस्टिक, यहाँ पे डोमेस्टिक आता है,
और नेशनल इनकम में एन आता है, मतलब इट स्टैंड्स फॉर नेशनल। एन फीफा का डिफरेंस है बेसिकली दोनों में, बाकी दोनों टर्म्स सेम है। अब बेटा यहाँ पे कुछ कन्वर्जन के क्वेश्चंस दे के रखे हैं, ये अपन सॉल्व करते हैं, तुम भी मेरे साथ लिखोगे। जीडीपी एट एमपी को अगर कन्वर्ट करना है इनटू एनएनपी एट एफसी में, मतलब बेसिकली नेशनल इनकम निकलवाना चाहते हैं, तो ग्रॉस से नेट पे जाना है, क्या होगा, माइनस होगा डेप्रीसिएशन। डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है तो प्लस क्या होगा, एन फीफा। और मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट की तरफ जाना है तो माइनस होगा एनआईटी। ठीक है, नेक्स्ट एनएनपी एट एमपी से निकालना है जीडीपी एट एमपी। नेट से ग्रॉस पे जाना है तो क्या होगा, प्लस होगा डेप्रीसिएशन। एन मतलब नेशनल से डोमेस्टिक पे जाना है तो माइनस क्या होगा, एन फीफा। मार्केट प्राइस इज ऑलरेडी मार्केट प्राइस, तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा। बेटा अगर अभी 3 गोल्डन रूल्स याद नहीं हुए ना, तो पहले पॉज करो वीडियो, लर्न द गोल्डन रूल्स एंड देन अलाइन विथ मी, ओके? क्योंकि बिना वो 3 गोल्डन रूल्स याद हुए ये सॉल्व करने का कोई मतलब नहीं है, सिर्फ कॉपी करने से तो कोई सेंस ही नहीं निकलेगा। तो फर्स्ट जस्ट लर्न दोस 3 गोल्डन रूल्स एंड देन मेरे साथ वापस से ये सॉल्व करो, ओके? जीएनपी एट एफसी से एनडीपी एट एफसी निकालना है तो ग्रॉस से नेट पे जाना है, माइनस डेप्रीसिएशन होगा। नेशनल से डोमेस्टिक पे जाना है तो माइनस एन फीफा होगा। फैक्टर कॉस्ट इज ऑलरेडी फैक्टर कॉस्ट, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। जीएनपी एट एमपी से को कन्वर्ट करना है इनटू एनएनपी एट एफसी। ग्रॉस से नेट पे जाना है तो माइनस डेप्रीसिएशन। नेशनल इज ऑलरेडी नेशनल, कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट की तरफ जाना है तो माइनस क्या हो जाएगा, एनआईटी। नेक्स्ट कैलकुलेशन, एनडीपी एट एफसी को कन्वर्ट करना है इनटू जीडीपी एट एमपी। नेट से ग्रॉस प्लस डेप्रीसिएशन। डोमेस्टिक इज ऑलरेडी डोमेस्टिक, कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस की तरफ इट विल बी प्लस एनआईटी। नेक्स्ट आते हैं बेटा, नेशनल इनकम मतलब क्या, एनएनपी एट एफसी, उसको कन्वर्ट किस में करना है, एनडीपी एट एमपी। बेटा नेट इज ऑलरेडी नेट, तो इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। नेशनल को डोमेस्टिक में लेके जाना है तो माइनस होगा एन फीफा, और फैक्टर कॉस्ट को मार्केट प्राइस में कन्वर्ट करना है तो प्लस होगा एनआईटी। जीएनपी एट एफसी को कन्वर्ट करना है इनटू डोमेस्टिक इनकम, मतलब एनडीपी एट एफसी। अब ग्रॉस से नेट की तरफ जाना है तो माइनस डेप्रीसिएशन। नेशनल से डोमेस्टिक की तरफ जाना है, माइनस एन फीफा। फैक्टर कॉस्ट इज ऑलरेडी फैक्टर कॉस्ट, तो इसमें कोई चेंज की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, एनएनपी एट एमपी को कन्वर्ट करना है इनटू जीडीपी एट एफसी। नेट से ग्रॉस की तरफ जाना है तो प्लस डेप्रीसिएशन। नेशनल से डोमेस्टिक की तरफ जाना है तो माइनस एन फीफा, और मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट की तरफ जाना है तो माइनस होगा एनआईटी। ठीक है, अगर तीनों रूल्स याद हैं तो ये कन्वर्जन डिफिकल्ट नहीं होगा, इट विल बी रियली इजी। तो बेटर है बेटा वो 3 गोल्डन रूल्स याद कर लो, क्योंकि मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम में भी ढेर सारे कैलकुलेशंस आने वाले हैं। ओके, कमिंग ऑन टू नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट टॉपिक इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, ये एग्जाम में आता है, नॉमिनल एंड रियल जीडीपी। बेटा टोटल फैक्टर इनकम, क्योंकि ये जीडीपी बोल रहे हैं ना, टोटल फैक्टर इनकम जो अर्न की जाती है विद इन दी डोमेस्टिक टेरिटरी, जो डोमेस्टिक टेरिटरी में कमाई गई है ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, और वो कैलकुलेट की जाती है एट करंट ईयर प्राइस, तो उसे बोला जाता है नॉमिनल जीडीपी। और रियल जीडीपी क्या है, सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम्स अर्न्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर
कैलकुलेटेड एट बेस ईयर प्राइस या फिर कांस्टेंट प्राइसेस, उसे कहा जाता है रियल जीडीपी। ठीक है, ये डेफिनेशंस तुम्हें देके रखी हैं। अब अपन है ना थोड़ा न्यूमेरिकल पोर्शन पे जाते हैं, क्योंकि डेफिनेशन से है ना ज्यादा कुछ समझता नहीं है बेटा। क्योंकि ये जीडीपी बोल रहे हैं तो डेफिनेशन में मैंने डोमेस्टिक टेरिटरी शब्द यूज किया है। ठीक है, नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी, और बस इतना ही अंतर है। पूरी डेफिनेशन डोमेस्टिक इनकम की आई है, और उसके अलावा नॉमिनल जीडीपी में आया है कैलकुलेट होता है एट करंट ईयर प्राइस, और रियल जीडीपी में आया है कि ये कैलकुलेट होता है एट बेस ईयर प्राइसेस। ओके, अब बेटा नॉमिनल जीडीपी की बात करते हैं। नॉमिनल जीडीपी इज पी इंटू क्यू। पी मतलब प्राइसेस ऑफ करंट ईयर और क्यू मतलब क्वांटिटीज ऑफ करंट ईयर। मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं तुमको बोलूं कि पूरे कंट्री में एक ही कमोडिटी है ना, मैं बोलूं कि उसके 10 यूनिट बेची है मैंने 10 रुपए में, तो तुम बताओगे ना मतलब 100 रुपए बराबर का सेल हुआ या 100 रुपए बराबर का प्रोडक्शन हुआ, मैंने 10 रुपए की 10 यूनिट बनाई। तो बेसिकली फॉर्मूला क्या लगा यार, प्राइस इंटू क्वांटिटी, राइट। इसी से पता लगता है कि कितने रुपए का प्रोडक्शन हुआ है। प्राइस को मल्टीप्लाई कर दो विथ क्वांटिटी, तो दैट इज द वे यू कैन एस्टिमेट योर जीडीपी, है ना। अज्यूमिंग कि हमारे पूरी कंट्री में केवल एक ही कमोडिटी है, ठीक है। तो अगर मेरे को 2024 का नॉमिनल जीडीपी निकालना है, तो नॉमिनल जीडीपी कैसे निकलता है यार, बाय द फॉर्मूला प्राइस इंटू क्वांटिटी, पी इंटू क्यू, फाइन। अगर मैं तुमको बोलूं कि इस साल ना 10 यूनिट बनी है, मेरी जो कमोडिटी थी वो 10 रुपए में बनी है, और उसकी 100 यूनिट बनी है, तो कितने रुपए का प्रोडक्शन हो गया, 1000 रुपए का। ठीक है, उसकी करंट प्राइस है 10 रुपए और उसकी 100 यूनिट बनी है, तो टोटल 1000 रुपए का प्रोडक्शन हुआ है इस साल मेरे देश में। 2023 का जीडीपी मैं कैलकुलेट करूं, 2023 में इसी कमोडिटी की प्राइस जो 10 रुपए में बिक रही है ना अभी, वो ही 9 रुपए में बिक रही थी, और प्रोडक्शन पता है उस साल 110 यूनिट का हुआ था। तो अगर मैं जीडीपी देखूं तो जीडीपी विल बी 990 रुपीज। ठीक है, जीडीपी इज 990। ना अल्टीमेटली अगर रियल जीडीपी निकालना है बेटा, मतलब प्रॉब्लम समझ रहे हो, प्रॉब्लम इज दिस कि ये सिर्फ जीडीपी अगर किसी लेमैन को दिखाया जाए ना, कॉमन पर्सन को जिसको ये सारे फॉर्मूले नहीं पता है, तो उसको क्या लगेगा, अरे वाह यार जीडीपी तो बढ़ रहा है हमारी कंट्री का। बट यू नो द फैक्चुअल थिंग यार, जीडीपी सिर्फ प्राइस की वजह से बढ़ गया यार, क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन तो पहले ज्यादा थी और इस साल कम हो गई है, राइट। तो अल्टीमेटली इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि ये नॉमिनल जीडीपी सही पिक्चर नहीं दे रहा है। कोई भी पर्सन केवल एक्चुअल अमाउंट देखेगा और पीछे का फॉर्मूला नहीं देखेगा, तो उसे यही लगेगा कि हमारी कंट्री का तो जीडीपी बढ़ा है। लेकिन पीपल लाइक यू एंड मी जो शायद थोड़ा कॉमर्स वाला चीज समझते हैं, वो शायद ये बता पाएंगे कि नहीं यार ये तो नॉमिनल जीडीपी है, तो प्राइस के बढ़ने की वजह से भी बढ़ जाता है। वी वॉन्ट टू नो रियल जीडीपी। रियल जीडीपी कैसे निकलेगा 2024 का, अगर सही कंपैरिजन करना है ना 2023 से, तुमको 2024 के जीडीपी को कंपेयर करना है, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि 2024 का तुम रियल जीडीपी निकालो। अब रियल जीडीपी इज पी एस्ट्रिक इंटू क्यू। अब ये पी एस्ट्रिक मतलब होता है प्राइसेस ऑफ बेस ईयर, एंड क्यू का मतलब होता है क्वांटिटीज ऑफ करंट ईयर। पी एस्ट्रिक मतलब प्राइसेस ऑफ बेस ईयर और क्यू का मतलब होता है क्वांटिटीज ऑफ करंट ईयर। अब 2024 का अगर मेरे को रियल जीडीपी निकालना है, तो ये लोग बोल रहे हैं प्राइस लो बेस ईयर की। बेस ईयर की प्राइस मतलब बेटा जिस साल से कंपेयर करना है ना, उस साल की प्राइस को उठा के रख दो। किस साल से कंपेयर करना है, 2023 से, प्राइस चेंज करने की जरूरत ही नहीं है, प्राइस को कांस्टेंट रखो। 9 रुपए प्राइस थी यार, एज इट इज 2023 की प्राइस उठा के रख दी है। लेकिन क्वांटिटी तो आप करंट ईयर की लो ना यार, क्वांटिटी इस साल कितनी बनी है, 100 यूनिट बनी है। तो अब देखो रियल जीडीपी तो आ रहा है केवल 900। अब बेटा ट्रू पिक्चर सामने आ गई ना, कि इस साल जीडीपी बढ़ा नहीं है, उल्टा और कम हो गया है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि नेशनल इनकम रियल जीडीपी के टर्म्स में, रियल टर्म्स में कैलकुलेट हो, तो ही सही कंपैरिजन होता है, नहीं तो वो फॉल्टी कंपैरिजन होगा। यहाँ पे देके रखा है रियल जीडीपी काफी ज्यादा अच्छा मेजर है इन कंपैरिजन टू नॉमिनल जीडीपी। ओके,
नाउ कमिंग ऑन टू नेक्स्ट, जीडीपी डिफ्लेटर, एक नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में काफी फ्रीक्वेंटली आता है, इट इज इंपॉर्टेंट बेटा। जीडीपी डिफ्लेटर का क्वेश्चन आता है और एक आगे टॉपिक आएगा बजट। बजट में फिस्कल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट वाला क्वेश्चन आता है 1 मार्क में। जब मैं वो चैप्टर पढ़ाऊंगी तो मैं बता दूंगी, आई एम जस्ट इन्फॉर्मिंग, क्योंकि 1 मार्क में न्यूमेरिकल क्वेश्चन या तो जीडीपी डिफ्लेटर का आता है या फिर बजट वाले चैप्टर से आता है। ओके, जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है? इट्स वेरी इजी, नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी इनटू 100। यार अगर तुम 11वीं का स्टैटिस्टिक्स याद करो तो बेसिकली तुमने नॉमिनल जीडीपी मतलब क्या, पी इंटू क्यू, प्राइस ऑफ करंट ईयर इंटू क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर, और रियल जीडीपी मतलब क्या, पी एस्ट्रिक इंटू क्यू, प्राइस ऑफ बेस ईयर इंटू क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर इंटू 100। अरे क्यू और क्यू तो कैंसिल ही हो गया, मतलब बेसिकली तुम इंडेक्स निकाल रहे हो यार। फॉर्मूला याद है, P1/P0 इंटू 100, इस तरह से ही निकलता था ना इंडेक्स। तो सिमिलरली यहाँ पे भी नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इंटू 100 को जीडीपी डिफ्लेटर भी बोला जाता है और प्राइस इंडेक्स भी बोला जाता है। जीडीपी डिफ्लेटर इज द रेशियो ऑफ नॉमिनल जीडीपी करंट ईयर प्राइसेस टू जीडीपी ऑफ कांस्टेंट ईयर प्राइसेस। ठीक है, अब बेटा कैलकुलेट करते हैं नॉमिनल जीडीपी इफ रियल जीडीपी इज, रियल जीडीपी की वैल्यू कितनी देके रखी है 240 और प्राइस इंडेक्स देके रखा है 120। अब फॉर्मूला में लगा लेते हैं, जीडीपी डिफ्लेटर इज इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इंटू 100। नॉमिनल जीडीपी निकालना है तो वो एज इट इज लिख देते हैं, रियल जीडीपी 240 देके रखा है, जीडीपी डिफ्लेटर 120 देके रखा है इंटू 100। जीरो और जीरो कैंसिल हो गया, ये जीरो और ये जीरो भी कैंसिल हो गया। 24 इंटू 12, 12 4 ज़ा 48, 12 2 ज़ा 24, तो 288 इज योर नॉमिनल जीडीपी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ यार, रियल जीडीपी देके रखा है 520 और नॉमिनल जीडीपी देके रखा है 650। तो नॉमिनल जीडीपी 650 अपॉन रियल जीडीपी 520 इंटू 100, ये कैंसिल होगा। 13 4 ज़ा 52, 13 5 ज़ा 65, 500/4, 500/4 is 4, 1 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, तो 125 is GDP deflator। नेक्स्ट क्वेश्चन यार, दिस शुड बी क्वेश्चन नंबर 3, नंबरिंग चेंज कर लेना। यार नहीं भी करोगे तो इट्स नथिंग इम्पॉर्टेंट। रियल जीडीपी देके रखा है, नॉमिनल जीडीपी देके रखा है, जीडीपी डिफ्लेटर निकालना है। तो नॉमिनल जीडीपी 390 अपॉन रियल जीडीपी 300 इंटू 100, जीरो जीरो कैंसल आउट हो गया, 3 1 ज़ा 3 ज़ा 0 ज़ा, तो 130 आ गया है जीडीपी डिफ्लेटर। नॉमिनल जीडीपी 4400, रियल जीडीपी प्राइस इंडेक्स 110। इसके आगे से करोड़ हटा दो, ठीक है, प्राइस इंडेक्स के आगे यूनिट नहीं होती है, मिस प्रिंटिंग है। रियल जीडीपी कितना हो जाएगा फिर, रियल जीडीपी इज इक्वल टू 4400 डिवाइडेड बाय 110, जीरो जीरो कैंसिल, 11 1 ज़ा 11, 4 ज़ा 44, दैट इज 4000। इंटू 100 नहीं किया था तो वो भी कर देना। 4400 डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी इंटू 100 इज इक्वल टू 110, और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके अपन ने सॉल्व कर लिया है। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, रियल जीडीपी 250 देके रखा है, प्राइस इंडेक्स 120 देके रखा है, तो 120 इज इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी ऑफ 250। तो नॉमिनल जीडीपी इज इक्वल टू 250 इंटू 120, 12 5 ज़ा 60, 12 2 ज़ा 24,
सॉरी इंटू 100 भी है, ओके, तो डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा ये, मतलब ये दोनों इंटू में चले जाएंगे और 100 डिवीजन में चला जाएगा, तो डिवाइडेड बाय 100, 0 0 कैंसिल हो गया, इट विल बी 300। नॉमिनल जीडीपी आ रहा है 300, ओके। नेक्स्ट कैलकुलेशन बेटा, रियल जीडीपी 500 दे के रखा है, प्राइस इंडेक्स 125 दे के रखा है, अगेंस्ट बेस ऑफ 100। बेटा बेस 100 का ही होता है हर बार, उससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी 500 है इंटू 100, तो ये 0 0 कैंसिल हो गए, तो नॉमिनल जीडीपी आ गया 125 इंटू 5, 5 5 25, दैट इज 625। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, नॉमिनल जीडीपी दे के रखा है 1200, प्राइस इंडेक्स है 120, रियल जीडीपी निकालना है, फॉर्मूला में रख दिए वैल्यूज और इंटू 100 कर देना है ना। तो रियल जीडीपी अगर इधर ले जाते हैं तो 1200 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 120, 1000 आ गया है रियल जीडीपी। नेक्स्ट है नॉमिनल जीएनपी, नॉमिनल जीएनपी 2500 है, रियल जीएनपी 3000 है, इसमें उल्टा है ना, नॉमिनल जीएनपी और कम है, तो अपने को जीएनपी डिफ्लेटर निकालना है। बेटा फॉर्मूला तो वही होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 0 0 gets cancelled, 1 gets cancelled, तो 3 1s are 3, 3 8s are 24, sorry, and 1 0, 83.33, so final answer is 83.33, okay। ये सारे न्यूमेरिकल्स हमने कर लिए बेटा, इतने ही आसान न्यूमेरिकल्स आएंगे एग्जाम में, 1 मार्क का क्वेश्चन आता है, जनरली काफी फ्रीक्वेंट क्वेश्चन है, तो एग्जाम से पहले तो छोड़ के मत जाना। ये इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक है और ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। जितने भी टॉपिक्स हमने पढ़े ना, उनमें से लेट मी टेल यू, ये क्वेश्चन 3 नंबर का आ सकता है एग्जाम में, और जीडीपी डिफ्लेटर का क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है 1 नंबर का। उसके अलावा जो सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, वो नॉमिनल और रियल जीएनपी है या जीडीपी है। उससे पहले का जो भी चीज तुमने पढ़ा वो चैप्टर 3 में जरूर काम आएगा, तो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आई डोंट थिंक इसका कोई डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, ओके। नाउ कमिंग ऑन टू नेक्स्ट, जीडीपी इज कंसिडर्ड एज एन इंडिकेटर या रिफ्लेक्टर ऑफ वेलफेयर। बेटा जनरली ऐसा बोला जाता है कि जितना ज्यादा जीडीपी उतना अच्छा वेलफेयर होगा इकोनॉमी में, लेकिन देर आर सर्टेन ग्लेयरिंग गैप्स, लेकिन कुछ गैप्स रह जाती हैं, ओके। ऐसी कौन सी सिचुएशंस हैं बेसिकली तुम्हें ये बताना है जहां पे जीडीपी इज नॉट अ ट्रू रिफ्लेक्टर ऑफ वेलफेयर, जहां पे जीडीपी से सही पिक्चर समझ नहीं आ रही है या वेलफेयर का ट्रू रिफ्लेक्टर नहीं है जीडीपी, ओके। नाउ स्टार्टिंग विद दिस, सबसे पहला है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी। जीडीपी कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है उससे भी डिसाइड होता है कि जीडीपी ट्रू रिफ्लेक्टर ऑफ वेलफेयर है या नहीं। बेटा आपका जीडीपी बढ़ा, लेकिन बेसिकली आपकी नेशनल इनकम, आपकी कंट्री की नेशनल इनकम ऐसे लोगों की इनकम की वजह से बढ़ रही है जो रिच क्लास ऑफ द सोसाइटी है, दोज बिलोंग टू रिच क्लास ऑफ द सोसाइटी। तो फिर आपका जो जीडीपी बढ़ रहा है दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ दोज रिच पीपल। यार डिस्पैरिटी तो और बढ़ रही है, पुअर और पुअर हो गए और रिच हो गए, तो ऐसी सिचुएशन में जीडीपी इज नॉट अ ट्रू रिफ्लेक्टर ऑफ वेलफेयर, क्योंकि वेलफेयर तो और कम ही हो गया, जीडीपी भले ही बढ़ाओ लेकिन वेलफेयर तो अफेक्ट हो रहा है लोगों का, ठीक है। सेकेंड रीजन, ये पहला था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी, दूसरा है कंपोजिशन ऑफ जीडीपी। जीडीपी कौन सी आइटम से बना हुआ है। यार किसी भी चीज का प्रोडक्शन बढ़ेगा आपके देश में तो जीडीपी तो बढ़ ही जाएगा, ओके। जीडीपी मतलब डायरेक्टली प्रोडक्शन, आपके देश में जितना ज्यादा प्रोडक्शन हुआ है उतना ज्यादा लोग कमाएंगे, और जितना ज्यादा लोग कमाएंगे उतना ही ज्यादा जीडीपी होगा, ओके। अब अल्टीमेटली कोई भी ऐसे गुड का भी प्रोडक्शन हुआ हो जिसकी वजह से लोगों का भला डायरेक्टली नहीं हो रहा है, लग्जरी आइटम्स ही ज्यादा बन रही है आपके देश में, डिफेंस के कुछ ज्यादा बन गए इसलिए आपका जीडीपी बढ़ गया, तो बेटा लोगों का तो डायरेक्टली कोई भला नहीं हुआ ना इस वजह से। नेसेसिटीज ज्यादा बनती तो शायद ज्यादा वेलफेयर हो पाता,
ओके, तो अल्टीमेटली इफ जीडीपी इंक्रीजेस कॉज ऑफ ऑल दीज थिंग्स, तो इट विल नॉट ट्रूली रिफ्लेक्ट वेलफेयर. तीसरा रीजन बेटा कि जीडीपी इज नॉट अ ट्रू इंडिकेटर ऑफ वेलफेयर इज नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस. कितनी बार रूरल एरियाज में आज तक भी नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज यानी बार्टर सिस्टम फॉलो किया जाता है, और बार्टर सिस्टम के तहत गुड्स के बदले में गुड्स एक्सचेंज हो जाते हैं. मतलब तुम्हारे पोजेशन में जो चीजें वो मैंने ले ली और मेरे पोजेशन में जो तुमने ले ली, गवर्नमेंट को तो पता लगा ही नहीं यार, क्योंकि करेंसी के टर्म्स में कोई भी ट्रांजैक्शन हुआ ही नहीं. तो इस वजह से नॉन मॉनेटरी जो एक्सचेंज होता है, नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस नेशनल इनकम की काउंटिंग से ही रह जाते हैं. और अगर ये नेशनल इनकम की काउंटिंग में आने में रह गए हैं, तो ऐसी सिचुएशन में नेशनल इनकम अंडर एस्टिमेट हो रही है, जितनी होनी चाहिए थी उससे कम आ रही है. तो नेशनल इनकम बेसिकली थी ज्यादा, लेकिन और वेलफेयर भी ज्यादा हुआ है, लेकिन आपकी नेशनल इनकम से वैसा पता नहीं लग पा रहा है. और लास्ट है सॉरी, एक्सटर्नलिटीज. एक्सटर्नलिटी बेटा ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से लोगों ने ना तो कोई पेनल्टी दी है और ना ही उनको कोई बेनिफिट, मतलब उनको बेनिफिट तो हुआ है बट दे आर नॉट पेइंग अ प्राइस फॉर इट. ओके, दो तरह की एक्सटर्नलिटी होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव. पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी क्या होती है? तुम्हारी कोई ऐसी एक्टिविटी की वजह से लोगों का भला हो रहा है, वो भले ही नेशनल इनकम में नहीं आया. आई गिव यू एन एग्जांपल. तुम्हारी कोई फैक्ट्री है, तुम उसके बाहर प्लांटेशन करते हो, अपनी सोसाइटी में खूब प्लांटेशन किए तुमने, लेकिन वो कहीं भी नेशनल इनकम में आया ही नहीं. ओके, जीडीपी भले कम था, तुम्हारी फैक्ट्री का प्रोडक्शन कम था, लेकिन तुम्हारी फैक्ट्री ने वेलफेयर किया लोगों का, तो पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी है, लेकिन ये कहीं जीडीपी कैलकुलेशन में कंसिडर ही नहीं हुई. और दूसरा सिचुएशन हो सकता है नेगेटिव एक्सटर्नलिटी. नेगेटिव एक्सटर्नलिटी क्या होती है? कोई भी ऐसी चीज जिसकी वजह से, कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसकी वजह से नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है. मतलब तुम्हारी फैक्ट्री थी, तुम बहुत प्रोडक्शन करते हो और जीडीपी भी खूब बढ़ रहा है, लेकिन तुम जम के पोल्यूशन करते हो, धूल धुआं ये सब तुम्हारी फैक्ट्री से इतना एमिट होता है जिसकी वजह से तुम्हारे एरिया में जितने भी लोग रह रहे हैं वो डिसीजेस से परेशान है. तो दिस इज अ नेगेटिव एक्सटर्नलिटी. नेगेटिव एक्सटर्नलिटी जीडीपी में तो कहीं रिफ्लेक्ट ही नहीं हुई यार, जीडीपी तो बढ़ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों का वेलफेयर अफेक्ट हो रहा है. So these are the four situations जहां पे GDP is not a true indicator of welfare. कौन कौन सी हैं वो चार situations? Externalities, then distribution of GDP, composition of GDP, या फिर एक और situation हो सकती है that is non-monetary exchanges. इसके साथ chapter number 2 होता है खत्म. In the next lecture we'll continue with the next chapter.